हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। तो हमारे संविधान में हिंदी भाषा का स्थान क्या है, तो जान लेते हैं कि राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो पहले यह समझ लेते हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं। तो संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का प्रावधान धारा 343 से 351 के अनुच्छेद में है। और राजभाषा से संबंधित जो अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची है और भाग 17 में इसे रखा गया है। राष्ट्रभाषा को अब जान लेते हैं कि वह भाषा जो देश के पूरे क्षेत्र में बोली जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी अभी भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, मतलब वह राजभाषा ही है, अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, क्योंकि दक्षिण में अभी भी हिंदी को बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए यह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। जब पूरे देश में हिंदी की ये पता है कि देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, लेकिन अभी तक यह राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। तो भाषा से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं राजभाषा से संबंधित वो आज हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है उसको 3 भागों में करके पढ़ते हैं। तो पहले भाग में 2 अनुच्छेद हैं, जैसे 343 अनुच्छेद 344, ये दोनों केंद्र से संबंधित हैं। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी बनाई गई है, एकदम सिंपल है। और अनुच्छेद 344 में क्या है कि यह निर्णय लिया गया कि आरंभ से 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा और उसमें जो भी भाषा संबंधित सुझाव है उस पर चर्चा होगी। राजभाषा आयोग का गठन होगा और उसमें उसकी चर्चा होगी। ये दोनों केंद्र से संबंधित है। पहला है कि हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी बनाई गई है और दूसरा है कि राजभाषा आयोग का गठन किया गया है इसके तहत 344 के तहत। अब दूसरे भाग में 3 अनुच्छेद हैं, 345, 346, 347, ये तीनों राज्य से संबंधित हैं। 345 अनुच्छेद 345 इसमें यह वर्णित है कि राज्य अपने सरकारी काम अपने राज्य की भाषा में कर सकता है। और 346 में है यदि एक राज्य दूसरे राज्य से या केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार करता है तो केंद्र की राजभाषा का प्रयोग करेगा। और अनुच्छेद 347 में है कि यदि किसी राज्य की जनता अपनी मातृभाषा को राज्य की राजभाषा बनाना चाहती है तो वह बना सकती है, मतलब वह इसके लिए स्वतंत्र है। अब तीसरा भाग है अनुच्छेद 348 और 349, ये दोनों अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित हैं। तो 348 में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो प्रयोग होने वाली भाषा है वह अंग्रेजी होगी। और अनुच्छेद 349 में है कि इसमें यह है कि भाषा से संबंधित विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान है, मतलब कि भाषा से संबंधित जो भी सुझाव आते हैं उसको अधिनियमित करना, संशोधित करना, जो भी करना है सब 349 के तहत होगा। तो ये 3 भाग हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भी हैं जो कि भाषा से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 350 है कि व्यथा के निवारण हेतु अभ्यावेदन में किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर कोई अपना आवेदन लेके या केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास जाता है तो वह किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है, वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है, मतलब जो उसको भाषा आती है वह उस अभ्यावेदन में प्रयोग कर सकता है। और 350 का है कि अल्पसंख्यक वर्ग जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई अपनी मातृभाषा में अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं या शिक्षा ले सकते हैं, जो भी है मतलब अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं। और 351 में है कि इसमें यह बताया गया है कि हिंदी भाषा को कैसे प्रोत्साहन देना है, जैसे इसका बढ़ावा कैसे करना है, इसका विस्तार करना है। तो 351 के तहत कोई भी हिंदी भाषा के विस्तार के लिए, इसके बढ़ावे के लिए अपना हिंदी से संबंधित इससे
आयोजन कर सकता है, कोई भी कार्यक्रम आयोजन कर सकता है जिससे हिंदी का विस्तार हो। तो इस प्रकार भाषा से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं, अगर इसको अच्छे से एक बार देख लिया जाए सिस्टमेटिक तौर पे तरीके से, तो ये इजीली याद हो जाता है, बहुत कठिन नहीं है। तो देखिएगा इसको।